ओके, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे जितने भी हमारे वाटरफॉल्स है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के इस क्लास में हम जो यहाँ अलग अलग नदियां हैं उन नदियों में जो भी प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, डैम वगैरह बने हुए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जो है इसमें डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर में कौन कौन से डैम चालू हैं या कौन कौन से जो है मल्टीपर्पज डैम वगैरह जो है वहां पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो, टॉपिक का नाम ही है रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो रिवर के घाटियों में जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं और उससे जो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इरिगेशन के लिए यूज होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मल्टीपर्पस है। दैट मीन्स कि वो इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इंडस्ट्रियल वाटर के लिए, इवन वहां पे जो है हाइड्रो पावर प्लांट्स भी जो है इंस्टॉल्ड हैं। तो उन चीजों के बारे में जो है हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। एक तरह से बोलना चाहिए कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन जितने हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उतनी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ का मुख्य नदी जो है नर्मदा नदी है और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। ओके, एक लिस्ट पहले हम देख लेते हैं। तो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में पहला तो है यहाँ पर नर्मदा वैली प्रोजेक्ट्स। जस्ट सेकेंड। ओके, तो ये सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। तो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत इसमें बहुत सारे अलग अलग जो है प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जिसमें से एक है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इसमें आता है, इंदिरा सागर डैम प्रोजेक्ट इसमें आता है, तावा प्रोजेक्ट, मान प्रोजेक्ट, जोबट डैम प्रोजेक्ट, ये तमाम चीजें जो है इसके अंतर्गत आता है। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत ही ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे डैम हैं समझो। ठीक है। उसके अलावा चंबल रिवर प्रोजेक्ट जो यमुना की सहायक नदी चंबल है, उस रिवर प्रोजेक्ट में जो है अलग अलग प्रोजेक्ट्स इनमें शामिल है, जैसे गांधी सागर डैम प्रोजेक्ट है, राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है। हालांकि इसमें देखो बहुत सारी चीजें मध्य प्रदेश में है और बहुत सारी चीजें बहुत ऐसे डैम है जो कि राजस्थान के क्षेत्र में बना हुआ है, लेकिन उसका बेनिफिशियरी स्टेट में मध्य प्रदेश का नाम आता है, इसलिए भी जो है हमें याद रखना है। क्योंकि चंबल रिवर प्रोजेक्ट जो है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा भी जो है राजस्थान के क्षेत्र में बहती है और उस क्षेत्र में भी जो है ये प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। मैं अभी क्लियरली बताऊंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट स्पेशली जो है लोकेटेड है मध्य प्रदेश में और कौन सा जो है उसमें बेनिफिशियरी स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को उसका फायदा मिलता है या वहां के डैम प्रोजेक्ट में इसकी हिस्सेदारी है। तो चंबल रिवर प्रोजेक्ट में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये तीन सागर का नाम याद रखना है। सागर नाम से जो है यहाँ पे गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम प्रोजेक्ट, ये सभी जो है चंबल रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो जो है वैली प्रोजेक्ट्स हैं, चंबल नर्मदा नदी और चंबल रिवर प्रोजेक्ट। इसके अलावा बरगी प्रोजेक्ट है, अवंतीबाई प्रोजेक्ट भी कहा जाता है इसको, बाण सागर प्रोजेक्ट है, ये भी रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। हालांकि ये कंपेयर करोगे नर्मदा वैली प्रोजेक्ट से, चंबल वैली प्रोजेक्ट से, तो उससे छोटे हैं, लेकिन ये भी याद रखना है बरगी प्रोजेक्ट और बाण सागर प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जो है बेसिकली एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत सारे पर्पस को फुलफिल करता है, जैसे कि इरिगेशन हो गया, इंडस्ट्रियल सप्लाई भी करता है, वाटर ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी सप्लाई करता है और हाइडल प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लगे हुए हैं। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट्स में जैसे कि मैंने बताया, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। दिस इज अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान का 4 स्टेट का जो है एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये एक तरह से आप बोल सकते हो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट जो है डैम माना जाता है। ठीक है, हीराकुंड डैम को अगर हम छोड़ दिया जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट डैम के रूप में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को माना जाता है और स्पेशली ये मध्य प्रदेश और गुजरात इसके मुख्य वो बेनिफिशियरी स्टेट है, लेकिन महाराष्ट्र, राजस्थान की भी जो है इसमें हिस्सेदारी है। तो एक तरह का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। दिस इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर। तो नर्मदा नदी में लोकेटेड है और एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। In 1961, India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru laid the foundation of the project on 5th April 1961।
तो मध्य प्रदेश के भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। इसका जो है स्थापना करने के लिए जो शिलान्यास है वो किया गया था 5 अप्रैल 1961 को, 1961 को जो है इसका शिलान्यास किया गया था। द कंस्ट्रक्शन फॉर डैम बिगन इन 1987। हालांकि उसका जो शिलान्यास है या जो एक तरह से बोलना चाहिए कि फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया था वो 1961 में है, लेकिन 1987 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन, इसका जो है निर्माण कार्य शुरू हुआ था। बट द प्रोजेक्ट वाज स्टैल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1995। देखो, अब नर्मदा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक लंबा चौड़ा आंदोलन चला था, क्योंकि इसकी वजह से जो है डुबान के क्षेत्र में आसपास के एरिया आ रहा था और खतरे से एरिया बन रहा था, खतरा वाला एरिया बन रहा था, जिसकी वजह से जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। और उसकी वजह से बार बार जो ये प्रोजेक्ट है वो जो है इंटरप्ट होता रहा, सुप्रीम कोर्ट में इसके केसेस चले गए, आंदोलन भी हुए। इसकी वजह से जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1987 से स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर से उसमें जो है 1995 में जो है एक तरह से बोल सकते हो नर्मदा बचाओ आंदोलन की वजह से जो है यहाँ पे एक रुकावट आया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है डिस्प्लेसमेंट किया गया था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने वाली जो चीज हुई थी, जिसकी वजह से जो है ये काम रुक गया था। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। ऑन 17 सितंबर 2017 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया, सरदार सरोवर डैम को। वल्लभ भाई सरदार के पटेल का दिन था 17 सितंबर, उनके जन्म दिवस है। उसी दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 की बात है, नहीं है, क्योंकि ये लंबा चौड़ा आंदोलन चला और फाइनली जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ है 2017। अभी इसका फाउंडेशन हुआ है 1961 को और इसका इनॉग्रेशन हुआ है 2017। तो आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये आंदोलन जो है बार बार होता रहा, जिसकी वजह से जो है इसका कंस्ट्रक्शन लेट होता रहा, डिले होता रहा और फाइनली जाके 2017 में जो है इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो पहले प्रधानमंत्री से ये शुरू हुआ था और अंतिम प्रधानमंत्री ने जाकर के अंतिम प्रधानमंत्री मतलब लेटेस्ट या करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। ठीक है, सरदार सरोवर डैम इज द थर्ड लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर डिस्चार्ज। अब भारत का तो ये सेकेंड लार्जेस्ट डैम है, लेकिन अगर हम वाटर डिस्चार्ज या जो पानी का फ्लो की अगर हम बात करें, वाटर खोलते हैं जब सारे दरवाजे उसके गेट्स जब खुलते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है डैम माना जाता है। ठीक है, तो ये दो खास बातें आपको याद रखना है कि ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है, लेकिन एक तरह से अगर हम इसके पानी या वाटर डिस्चार्ज की बात करें तो ये दुनिया का जो है थर्ड लार्जेस्ट डैम के रूप में इसको जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ जो है 6000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो है यहाँ पर हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी लगे हुए हैं। दिस प्रोजेक्ट विल बेनिफिट 18 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, लगभग 18 लाख हेक्टेयर के जो जमीन है आसपास के, उसको सिंचाई के लिए जो है इसका बेनिफिट मिलता है। 18 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसको। नर्मदा वाटर विल इरिगेट 9000 विलेजेस थ्रू कैनाल, इसके अलग अलग नहर बने हुए हैं और उन नहरों के जरिए जो है यहाँ पर 9000 गांव को जो है सिंचाई की जाती है। तो 18 लाख हेक्टेयर के आसपास के क्षेत्रों को जो है सिंचाई होती है, या ये बोल सकते हैं कि 9000 गांव के आसपास के फैले हुए जो खेत हैं उनको सिंचाई की जाती है। इसमें जैसे 6000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का है, तो इसमें भी एक इतना हिस्सा बिजली किस राज्य को मिलेगा। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 57% जो हिस्सेदारी है वो एमपी को मिलेगा। 6000 मेगावाट में से 57% मध्य प्रदेश को मिलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र को जो है ये लगभग 27% मिलता है और गुजरात को 16% मिलता है इसका। ठीक है, तो जो हाइडल प्रोजेक्ट लगा है उसमें 3 राज्यों की हिस्सेदारी है। 57% मध्य प्रदेश को मिल रहा है और महाराष्ट्र को 27%, गुजरात को 16% के आसपास जो है यहाँ पे मिलता है। ठीक है, राजस्थान को यहाँ से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है। बोला जाता है कि लगभग राजस्थान के 5 करोड़ लोगों को जो है यहाँ से ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है, या 5 करोड़ जो है वहां पर ये लोगों को वाटर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जा रहा है नर्मदा वैली सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से। तो इसीलिए जो है ये 4 स्टेट हैं जो बेनिफिशियरी स्टेट की कैटेगरी में आते हैं।
मध्य प्रदेश का जो है इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन में हिस्सेदारी है वो याद रखना है 57% मध्य, मतलब सबसे बड़ी हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, आपसे पूछ सकता है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है कितने राज्यों के बीच का जो है एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, अब इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है या सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, आप उसको देखोगे तो इसका लोकेशन जैसे देखोगे अगर आप सरदार सरोवर का, तो ये तो है आपके केवड़िया करके एरिया है जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां है ना, लेकिन केवड़िया मतलब कि ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का ही नाम है गुजरात में, ठीक है, वहां पर जो है ये लोकेटेड है। अब मध्य प्रदेश के कैटेगरी में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नर्मदा वैली प्रोजेक्ट नर्मदा नदी से बना हुआ प्रोजेक्ट है और नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मध्य प्रदेश का हाईएस्ट हिस्सेदारी है 57% का। इसलिए हमें इसको इस सेक्शन में मध्य प्रदेश के जीके वाले सेक्शन में भी इसको जो है कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आपसे पूछ सकता है कि कितने स्टेट की हिस्सेदारी है, तो 4 स्टेट। मध्य प्रदेश के इसके इलेक्ट्रिसिटी में कितने परसेंट की हिस्सेदारी, तो 57% की हिस्सेदारी है, इस चीज को याद रखना है। कहां पर स्थित है, तो ये बेसिकली गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी के उसमें, ठीक है, नर्मदा नदी वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, लेकिन ये है गुजरात में और मध्य प्रदेश उसका एक बेनिफिशियरी स्टेट है। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है, हाँ, इसका इनॉग्रेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि कब इसका इनॉग्रेशन हुआ, तो 2017 में। कब इसका फाउंडेशन रखा गया, तो 1961 में जो है इसका फाउंडेशन रखा गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका फाउंडेशन रखा गया था। ठीक है, 6000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, या इसके अपर कैपेबिलिटी जो है 6000 मेगावाट है। हालांकि अभी रिसेंटली इसका जो वो किया गया था डेटा, उसमें तो इसको 1450 मेगावाट का ही अभी जनरेशन पॉसिबल है बोला है, मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज है 6000 मेगावाट का, लेकिन अभी हो रहा है 1450 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ से हो रहा है। ठीक है, अलग अलग डैम के थ्रू जो है टर्बाइंस लगे हुए हैं और उसके वजह से जो है यहाँ पे 1450 मेगावाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का सेकेंड पार्ट है इंदिरा सागर डैम प्रोजेक्ट। इंदिरा सागर डैम प्रोजेक्ट, अब इसको नर्मदा नदी पे ही बना हुआ है इंदिरा सागर डैम प्रोजेक्ट। ये भी एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और याद रखना है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मतलब कि यहाँ इरिगेशन के लिए भी यूज होता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज होता है और पावर जनरेशन भी यहाँ से होता है। दिस डैम इज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर इन नर्मदा नगर इन पुनासा खंडवा डिस्ट्रिक्ट। कहां पे है, तो ये खंडवा जिला में है और ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसको याद रखना है, सरदार सरोवर भले गुजरात में है, लेकिन इंदिरा सागर जो बांध परियोजना है या इंदिरा सागर डैम प्रोजेक्ट है, ये खंडवा में है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, तो नर्मदा नगर करके जगह का नाम है, नर्मदा नदी पे ही है। ठीक है, पुनासा ब्लॉक में पड़ता है ये, उस क्षेत्र में। The Indira Sagar Dam is the largest dam in India in terms of volume of water stored in the reservoir। देखो इसमें एक चीज को याद रखना है, लार्जेस्ट डैम तो है लेकिन कंडीशन क्या है, जो रिजर्वायर बनाया जाता है जब हाइडल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो रिजर्वायर के अंदर जो पानी के स्टोरेज होता है, तो उसके जितना आयतन घेर सकता है या जितना अमाउंट ऑफ पानी जो है या वाटर जो है वहां पे स्टोर हो सकता है, वो सबसे ज्यादा है पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने डैम को कंपेयर करोगे तो इस लिहाज से ये भारत का सबसे लार्जेस्ट डैम या सबसे बड़ा बांध कहलाता है इंदिरा सागर डैम प्रोजेक्ट। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज लाइड बाय द पीएम ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और बाद में जो है उन्हीं के नाम से जब उनके देहांत हुआ तो उसके बाद से इसका नाम जो है इंदिरा सागर डैम प्रोजेक्ट रख दिया गया। तो ये 23 अक्टूबर 1984 को इन्होंने जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1992 को और बाद में जो है एक तरह से बोल सकते हो कि 1992 के बाद में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और देन उसके बाद में इसका जो है शिलान्यास 1984 को हुआ था। ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1992 को इंदिरा सागर
डैम प्रोजेक्ट का। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, जो हम लोग अभी न्यूज वगैरह में आप लोगों ने ये भी चीज देखा होगा और बहुत ज्यादा मतलब न्यूज में रहा है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, वो इसी में है। ठीक है, इसी के तट पे है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। अब आपको पता है कि इसकी जो हाइट है वो 182 मीटर की हाइट है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो इसी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के पास में ही है, और एक तरह से दुनिया का सबसे जो है टॉलेस्ट जो है स्टेच्यू माना जाता है, जिसकी हाइट 182 मीटर है। और ये केवड़िया जो स्टेट है, मतलब केवड़िया जो जगह है गुजरात स्टेट में, वहीं पे ही इसकी के तट पे है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो ये भी मे भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखना है। चल, तो अच्छा हम बात कर रहे थे इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1992 को, बना बनना इसका फाउंडेशन कब स्टार्ट हुआ, फाउंडेशन कब रखा गया, 1984 को इंदिरा गांधी के द्वारा। 1992 को जो है इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। और बाई चांस आपसे पूछे कि इसका जो जनरेशन है, या बोलना चाहिए इसका ओपनिंग है, वो कब हुआ, तो इसका ओपनिंग हुआ था 2005 में। ठीक है, 31 मई का दिन था, तो 2005 में इसका ओपनिंग हुआ था, या बोल सकते हो इनॉग्रेशन हुआ था। तो फाउंडेशन 1984 में, कंस्ट्रक्शन 1992 में, और इसका इनॉग्रेशन हुआ 2005 में जाकर के। ठीक है, हालांकि तब भी जो है कांग्रेस का गवर्नमेंट आ गया था, तो कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम में ही जो है इसका फाउंडेशन रखा गया, कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुआ, और फाइनली जो है 2005 में जाकर के इसका जो है इनॉग्रेशन शुरू हुआ। कहाँ है, तो खंडवा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में जो है आप देख सकते हो द डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ आईएसपी इंदिरा सागर प्रोजेक्ट आर ओमकारेश्वर माहेश्वर एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। बेसिकली इसके रिजर्वायर से जो वाटर सप्लाई किया जाता है वो इन डैम प्रोजेक्ट को भी दिया जाता है, इसके यहाँ से पानी, इसीलिए इसको जो है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। ओमकारेश्वर माहेश्वर डैम और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है इसको पानी सप्लाई किया जाता है इसके रिजर्वायर से। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट इज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विद एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 मेगावाट। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि न सिर्फ इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, बल्कि यहाँ से हाइडर प्रोजेक्ट भी लगा गया है नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लगाया गया है वो किस कारपोरेशन के द्वारा लगाया गया है, वो है एनएचडीसी बोला जाता है इसको, एनएचडीसी के द्वारा, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन इसको बोला जाता है। तो इसके द्वारा जो है ये 1000 मेगावाट की कैपेसिटी की जो है यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, इसकी जो हाइट है, इस डैम की जो हाइट है, इंदिरा सागर डैम की हाइट 92 मीटर की इसकी हाइट है, इसकी ऊंचाई है। चलो, अगला हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो ये इंदिरा सागर डैम प्रोजेक्ट है, उसी के अंतर्गत ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट और माहेश्वर प्रोजेक्ट भी आते हैं, लेकिन ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का ही हिस्सा माना जाता है, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट और माहेश्वर प्रोजेक्ट को। तो इसको भी जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हालांकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं, दोनों को एक साथ ही हम देख लेते हैं। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट, द ओमकारेश्वर डैम इज अ ग्रेविटी डैम ऑन द नर्मदा रिवर इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। तो जहां पर इंदिरा सागर डैम प्रोजेक्ट है उसी के पास में ही है, ये खंडवा में ही है, और मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पे ये बना हुआ ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट है। इट इज नेम्ड आफ्टर द ओमकारेश्वर टेम्पल। ठीक है, ओमकारेश्वर टेम्पल के नाम पे ही जो है ओमकारेश्वर परियोजना का नाम दिया गया है। ठीक है, नर्मदा नदी पे है। कई बार जो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड नदी का नाम पूछ देता है, तो याद रखना है ये जो भी हम पढ़ रहे हैं सब नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, तो ये सब नर्मदा नदी पर ही बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर ओमकारेश्वर टेम्पल, तो इसको भी याद रखना है, कई बार पूछ देता है कि ये नाम किस पर है, तो ये ओमकारेश्वर मंदिर के नाम पर जो है इसको ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट रखा गया है।
द डैम वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 2003 एंड 2007। इसके बीच में जो है इसके अलग अलग स्टेजेस जो है बने हुए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 करके अलग अलग स्टेजेस पर निर्माण कार्य 2003 से 2007 के बीच में हुआ है। लोकेशन कहाँ है, तो ये चीज आपको याद रखना है, खंडवा में है, मध्य प्रदेश में है, और कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हुआ 2003 में जाकर के और इसका कंप्लीट हुआ 2007 में, मतलब कि ये इनॉग्रेशन हुआ था उस टाइम में, या ओपनिंग हुआ 2007 को। ठीक है, नवंबर 2007 में जो है इसका ओपनिंग हुआ है। चलो, तो इसको भी जो ऑपरेट करने का काम है वो एनएचडीसी के द्वारा ही यहाँ पर जो इसका जो ऑपरेशन है वो, या किस कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, तो वो एनएचडीसी के द्वारा, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ही जो है इसको ऑपरेट किया जाता है। तो ऑपरेटर का नाम यही है और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इसको ओन करती है, उसके द्वारा जो है इसकी मालिकाना हक है, समझो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। ठीक है, चलो, विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन 1,32,500 हेक्टेयर, इतने क्षेत्र को जो है ये इरिगेशन जो है प्रोवाइड करता है, सिंचाई प्रोवाइड करते हैं 1,32,500 हेक्टेयर को। An associated hydroelectric power station located at the base of the dam has an installed capacity 520 मेगावाट। 520 मेगावाट किसके द्वारा, एनएचडीसी के द्वारा जो है यहाँ पे लगाया गया है। इसी का सेकंड है समझो, जिसमें एनएचडीसी के द्वारा लगाया गया प्रोजेक्ट है, या बोलना चाहिए कि जो इंदिरा सागर डैम प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत महेश्वर प्रोजेक्ट है। तो महेश्वर हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज इन द नर्मदा रिवर ऑफ खरगोन डिस्ट्रिक्ट। तो ये खरगोन में है, ये खंडवा में है। ओंकारेश्वर कहाँ है, खंडवा में है, और ये खरगोन में है महेश्वर। ठीक है, इन मध्य प्रदेश द पावर प्रोजेक्ट इज कमीशनड इन 2005। 2005 में यहाँ 400 मेगावाट की जो है कैपेसिटी का यहाँ पे एक हाइडल प्रोजेक्ट लगाया गया। द स्टेटस ऑफ द पावर प्लांट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। इसका जो इस अभी भी जो है इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का जो है काम चल रहा है महेश्वर प्रोजेक्ट का। The power plant is owned by the private firm and opening company is श्री महेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। तो ये एनएचडीसी के द्वारा नहीं बल्कि एसएमएचपीसी के द्वारा जो है ये ऑपरेट किया जाता है। अब इसमें एक न्यूज आया है अभी रिसेंटली, मेरे ख्याल से 2022 से ही जो है इसको वो किया गया है। तो इससे जो है बिजली गवर्नमेंट जो है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है यहाँ से एक तरह से बोलना चाहिए कि पावर जो है परचेज करती थी मध्य प्रदेश सरकार। लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यूज आया है अक्टूबर 2022 में, तो उसने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से महेश्वर प्रोजेक्ट के साथ, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को जो है कैंसिल कर दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ये एक न्यूज है, इसको याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड बाय एमपी गवर्नमेंट। तो बस ये चीज को याद रखना, ये करंट अफेयर्स का भी हो सकता है, क्योंकि ये अभी अक्टूबर 2022 है, और कई बार जो है क्या होता है कि एक साल की चीजें जो है न्यूज में रहता है उसको पूछ देता है। तो याद रखना है, पिछले साल इसी अक्टूबर के टाइम में, 1 अक्टूबर का ही न्यूज था, महेश्वर प्रोजेक्ट जो कि श्री महेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है, एक तरह का प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट फर्म है, उसके द्वारा जो है इसको ओन किया जाता है। तो इससे जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी परचेस करती थी, पावर परचेस करती थी। अब उसके बीच में जो है एक लगभग 30 सालों से ये एग्रीमेंट बना हुआ था, जिसको एक तरह से बोल सकते हो कि 30 साल बोलता हूँ, 20 सालों से एक एग्रीमेंट बना हुआ था 2003 से लेकर के 2023 तक। उसको अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब वहां से पावर जो है परचेस करना बंद कर दिया। लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये है हिस्से में है, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत रहा है। हाँ, अब पिछले 1 साल से यहाँ से जो है इसका एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ और प्रोजेक्ट है, जैसे तवा प्रोजेक्ट है। ये तवा प्रोजेक्ट जो है तवा परियोजना जो है नर्मदा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, जिसको हम तवा नदी कहते हैं। तो तवा नदी पर ही ये बना हुआ एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब
बाकी जिलों बाकी प्रोजेक्ट के हिसाब से ये छोटा प्रोजेक्ट है। ये मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद या नर्मदापुरम है वहां है। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो 1978 से शुरू हुआ था। ठीक है, 1978 में जो है, मतलब कि 1978 में इनॉग्रेशन बोल सकते हो, ओपनिंग जो है 1978 में हुआ है। तो याद रखना है 1978 में जो है इसका ओपनिंग या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, मतलब कि ओपनिंग जो है इसका या इनॉग्रेशन जो है इसका स्टार्ट हुआ है। जनरली तवा जो प्रोजेक्ट है वो एक तरह से बोलना चाहिए इरिगेशन के लिए यूज होने वाला एक डैम प्रोजेक्ट है। मान प्रोजेक्ट भी इसी के अंतर्गत आता है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है मान नदी, उस पर बना हुआ है। अगर हम इसको देखें तो ये जो मान परियोजना है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही बना हुआ प्रोजेक्ट है, और ये आप देख सकते हो एक मनावर करके शहर है, उस क्षेत्र में ये पड़ता है मान प्रोजेक्ट। इसके अलावा है एक जोबट डैम प्रोजेक्ट बोला जाता है। जोबट डैम प्रोजेक्ट एक नदी है, सहायक नदी है नर्मदा नदी की, हथनी नदी बोला जाता है इसको, वहां पे बना हुआ है हथनी नदी। चलो, तो ये हो गए सारे नर्मदा नदी परियोजना के अंतर्गत या नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंबल रिवर प्रोजेक्ट। चंबल नदी के ऊपर बनने वाले या चंबल घाटी के ऊपर बनने वाले जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। The Chambal River Valley development marked one of the landmark action of the first 5-year plan launched by the government of India in 1951। तो देखो, भारत जब आजाद हुआ था उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के उसमें प्रधानमंत्रित्व में उस टाइम में पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। तो जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था वो 1951 को हुआ था। तो उसी के अंतर्गत ये चंबल रिवर प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट किया गया था फर्स्ट 5-year प्लान के तहत। इट इज द ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। याद रखना है चंबल रिवर प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक तरह का ज्वाइंट जो है परियोजना है। द वर्क ऑफ द चंबल प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1951 टू 54। मतलब कि यहाँ जितने भी अलग अलग डैम बनाना शुरू किया गया वो 1952 के आसपास से ही जो है इसका कंस्ट्रक्शन और इसका प्लानिंग जो है स्टार्ट हुआ था। हालांकि अलग अलग डैम प्रोजेक्ट का जो है अलग अलग टाइम में जो है इसकी परियोजनाएं का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, लेकिन याद रखना है कि ये एक्टिव हुआ 1952 से 54 के बीच में, और इसको शामिल किया गया फर्स्ट 5-year प्लान के तहत जो कि 1951 में स्टार्ट हुआ है। डैम्स वेयर बिल्ट ऑन द चंबल रिवर अंडर द चंबल प्रोजेक्ट विल सप्लाई वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र में इस चंबल नदी के तट पर बनने वाले चंबल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले डैम से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो है सप्लाई किया जाने लगा है, या उसी के लिए इसको बनाया गया है। सबसे पहले परियोजना की हम बात करें तो देखो अलग अलग स्टेजेस में ये स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये एक मल्टीपर्पस वो है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, दतिया हो गया, मतलब कि जो बॉर्डर बनाते हैं राजस्थान के साथ में, दतिया हो गया, भिंड मुरैना वाला एरिया हो गया, श्योपुर जिले हो गया, ये सब जो है इसके लाभान्वित जिले या फिर बोलना चाहिए कि बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी राजस्थान के साथ में बॉर्डर वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है तो इसके अंतर्गत जो है अलग अलग स्टेजेस में जो है इसमें बनाया गया, जिसमें पहला स्टेज आया था तो पहला स्टेज में गांधी सागर डैम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज है चंबल रिवर प्रोजेक्ट का, ये पहला स्टेज है गांधी सागर डैम प्रोजेक्ट। द गांधी सागर डैम इज वन ऑफ द 4 मेजर डैम्स बिल्ट ऑन इंडिया चंबल रिवर। इसमें के तहत जो है अलग अलग जो है 4 डैम माने जाते हैं। मुख्य रूप से 3 ही हैं, लेकिन उसमें से पहला जो प्रोजेक्ट है वो गांधी सागर डैम परियोजना है। द डैम इज लोकेटेड इन द मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ एमपी। देखो कई सोर्सेस में जो है ये नीमच लिखा रहता है। एक्चुअल क्या है कि ये जो गांधी सागर डैम प्रोजेक्ट है वो नीमच और मंदसौर के बिल्कुल बॉर्डर एरिया में है। तो आपको याद रखना है कि ये गांधी सागर डैम प्रोजेक्ट मंदसौर जिला में पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मंदसौर मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है, और ये उससे लगा हुआ है राजस्थान से, नीमच के पास में पड़ता है, तो उसी के बॉर्डर में है गांधी सागर डैम प्रोजेक्ट। द डैम्स फाउंडेशन स्टोन वाज लाइड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 7 मार्च 1954। कंप्लीट हुआ 1960 को, स्टार्ट किया हुआ मतलब इसका इनॉग्रेशन या इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया 1954 को,
जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान चल रहा था, और उसके बाद में ये कंप्लीट हुआ है 1960 को, जब सेकंड 5 ईयर प्लान जो है चालू हो गया था। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है, याद रखना है। हालांकि इसको गिना जाता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत ही गांधी सागर डैम परियोजना को, लेकिन कई बार ये एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए गांधी सागर डैम प्रोजेक्ट का ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ, कौन से 5 ईयर प्लान के तहत। तो ये जो इसका कंप्लीशन है ये सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत आता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये इसका ऑपरेशन जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब जैसे कि इसमें मैंने बताया कि ये जो गांधी सागर डैम प्रोजेक्ट है, चंबल प्रोजेक्ट है, तो इसके अंतर्गत जितने भी डैम प्रोजेक्ट आता है, इसमें मध्य प्रदेश और जो राजस्थान के शेयरिंग है वो 50-50 का शेयरिंग है। ठीक है, दोनों का जो रेशियो है वो 50-50 का जो है शेयर इसमें बनते हैं दोनों स्टेट का। ठीक है, चलो, तो गांधी सागर के बारे में ये चीज याद रखना है। मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, फाउंडेशन 1954 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया 1960 में सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत। अच्छा, एक चीज और इसमें याद रखना है, इसका जो स्टार्टिंग है वो 1960 में जरूर हुआ था स्टेज 1 का, लेकिन स्टेज 2 का इसको स्टार्टिंग में जो है 1970 में हुआ था। 1970 में सेकेंड स्टेज चालू हुआ था इसका। पहला स्टेज 1960 में ही जो है इसका स्टार्ट हो गया था, और सेकेंड स्टेज जो है 1900 सेकेंड स्टेज 1970 को। चलो, नेक्स्ट है चंबल रिवर प्रोजेक्ट में राणा प्रताप सागर। अब समझने वाली बात यह है कि राणा प्रताप सागर जो है बेसिकली मध्य प्रदेश में तो नहीं है, ये जो डैम है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये राजस्थान में है, लेकिन ये भी जो है चंबल रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। द राणा प्रताप सागर डैम बिल्ट ऑन द चंबल रिवर एट रावत भाटा इन राजस्थान, कोटा के पास में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ वाले इलाका के आसपास में पड़ता है राणा प्रताप सागर, जो कि चंबल नदी में ही बना हुआ है, चंबल रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग वाज लॉन्च्ड इन 1953। ये जो लॉन्च किया गया है ये सेकंड स्टेज का है ना, पहला स्टेज गांधी सागर था और चंबल रिवर प्रोजेक्ट के ये सेकंड स्टेज है, ये दूसरा स्टेज में ये स्टार्ट हुआ है, स्टेज सेकंड। Completed in 1970, the power generation at this dam is shared equally with MP। जैसा कि मैंने कहा कि 50-50 का शेयरिंग है, तो यहाँ पे जो पावर जनरेशन होना शुरू हुआ मतलब कि राणा प्रताप सागर का, उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो लगभग इक्वल है, मतलब 50-50 का है। तो 1953 में स्टार्ट हुआ बनना कंस्ट्रक्शन, और ओपनिंग हुआ है 1970 को, इसको कंप्लीशन हुआ, और ओपनिंग भी जो है 1970 को ही माना जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसका लोकेशन कहाँ है, तो याद रखना है ये राजस्थान में है, ना कि मध्य प्रदेश में, और ये रावत भाटा क्षेत्र पड़ता है राजस्थान का। दूसरा ये है कि ये कब स्टार्ट हुआ बनना और कब कंप्लीट हुआ, कब इसका इनॉग्रेशन हुआ, तो 1970 में इसका इनॉग्रेशन हुआ, 1953 से बनना स्टार्ट हुआ था। एज द गांधी सागर डैम प्रोवाइड्स द स्टोर्ड वाटर फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस डैम। इसके पहले स्टेज में जैसा कि मैंने बताया गांधी सागर डैम जो कि मंदसौर जिला में है मध्य प्रदेश का, वहां से इसको जो है प्रोवाइड किया जाता है, जो स्टोर्ड वाटर है वो इसके टरबाइंस के लिए प्रोवाइड किया जाता है राणा प्रताप सागर के लिए। इसीलिए जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश और इसकी जो है शेयरिंग जो है इक्वल है, मतलब कि 50-50 की जो है शेयरिंग है। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे, मतलब कि थर्ड स्टेज है समझो, जवाहर सागर प्रोजेक्ट, जो कि चंबल वैली के अंतर्गत आता है, चंबल रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, स्टेज 3।
So the Jawahar Sagar Dam is third dam in the series of Chambal Valley projects on the Chambal River, located in 29 किलोमीटर कोटा सिटी एंड 26 किलोमीटर ऑफ राणा प्रताप सागर। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो राणा प्रताप सागर का ही लगभग 29 किलोमीटर के आसपास में, 26 किलोमीटर के आसपास में ये डैम बना हुआ है। तो ये जो जवाहर सागर डैम प्रोजेक्ट है ये कोटा में है, राजस्थान में। ठीक है, तो ये भी जो है मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि कोटा राजस्थान में है। तो राणा प्रताप सागर जो है रावत भाटा राजस्थान में, जवाहर सागर डैम प्रोजेक्ट जो है 26 किलोमीटर है राणा प्रताप सागर डैम से ही लगा हुआ, तो ये कोटा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, कोटा सिटी राजस्थान। जनरेटिंग 60 मेगावाट ऑफ पावर विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3 यूनिट्स। यहां पर जो है ये जो राणा जवाहर वो है सागर है, इसमें जो है आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पर 3 यूनिट्स लगे हुए हैं। एक सेकंड यार, इसमें हाँ 11 मेगावाट के जो है 3 यूनिट लगे हुए हैं, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 33 मेगावाट है। एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ है। 60 मेगावाट है, 20 मेगावाट के 3 यूनिट्स लगे हुए। चलो इसको थोड़ा सा ठीक है। 60 मेगावाट का यहाँ पर जनरेटिंग कैपेसिटी है जो कि इंस्टॉल किया गया है, 3 यूनिट्स लगे हुए हैं 20 मेगावाट का। इसका कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट हुआ था, मतलब कि इसका कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुआ था वो 1972 के 73 के आसपास में जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हुआ था, ओपनिंग जो है शुरू हुआ था। तो ये जवाहर सागर परियोजना इसका तीसरा स्टेज है, और जो है ये बोल सकते हो कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये तीनों जो है चंबल रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत अलग अलग स्टेजेस में बनाए गए हैं। 1900 एक तरह से आप बोल सकते हो कि जवाहर सागर परियोजना इसका जो है कंप्लीट होने में इसको 1973 तक का टाइम लगा था। ठीक है, चलो तो ये 3 प्रोजेक्ट याद रखना है चंबल रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, जैसे बारगी प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है। तो बरगी प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा नदी पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। हालांकि ये नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता, और जैसे कि मध्य प्रदेश में एक बहने वाली एक नदी है बेतवा नदी, तो बेतवा नदी पे ही एक माता टीला डैम बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो वो चीज भी है, लेकिन उसका डायरेक्टली उत्तर मध्य प्रदेश से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। माता टीला डैम उत्तर प्रदेश में आता है ना, लेकिन वो बेतवा नदी पे बना हुआ डैम है। अब बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश की मुख्य प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। खैर, यहाँ पे हम बात करते हैं बरगी प्रोजेक्ट, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नर्मदा नदी पे है, जबलपुर में है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। बरगी प्रोजेक्ट इसको जाना जाता है रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट के नाम से भी। तो बरगी प्रोजेक्ट को ही रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये बरगी प्रोजेक्ट बोले या अवंतीबाई प्रोजेक्ट बोले, दोनों का नाम ही वो है, मतलब अवंतीबाई को जो है ये डेडिकेट किया गया है। ये एक्चुअल में जो है 1975 में जो है बनना स्टार्ट हुआ था, और 1988 में जाकर के इसका इनॉग्रेशन हुआ था, ये कंप्लीट हुआ था और ओपनिंग हुआ था 1988 में। ठीक है, 1975 से स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, 1988 में जो है इसका ओपनिंग हुआ था। टू मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट नेम्ड बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट एंड रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट। तो इरिगेशन के लिए 2 यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए गए स्पेशली बरगी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। एक है बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, और दूसरा रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों बरगी डैम के अंतर्गत ही जो है इसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट है बाण सागर प्रोजेक्ट। तो बाण सागर प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश का एक तरह से आप बोल सकते हो कि अलग से एक प्रोजेक्ट है, समझो बाण सागर प्रोजेक्ट। और बाण सागर प्रोजेक्ट जो है जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ही माना जाता है, लेकिन ये सोन वैली रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। मतलब सोन नदी जो परियोजनाएं हैं
उसका एक हिस्सा है। और यहाँ पे एक मल्टीपर्पज है, मतलब इरिगेशन के लिए भी प्रयोग होता है, और यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी यहाँ पे बना हुआ है, तो मल्टीपर्पज हो गया। अ डैम हैज बीन बिल्ट एट देवलोक शहडोल, शहडोल में है, ऑन द बाण सागर प्रोजेक्ट विच जनरेट 405 मेगावाट, 405 मेगावाट है। हालांकि देखो इसका इरिगेशन के साथ ही साथ जो है इसमें 435 मेगावाट टोटल होता है, लेकिन वर्तमान में 400 मेगावाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन होगा इंडिया विद बोथ इरिगेशन एंड 335 मेगावाट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मतलब इसकी टोटल कैपेसिटी जो है कितना है, 435 मेगावाट है। वर्तमान में 400 मेगावाट जो है जनरेशन यहाँ पे हो रहा है। इरिगेशन करता है लगभग लगभग 1,53,000 हेक्टेयर के आसपास के क्षेत्र को, बाण सागर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको वो कहता है। कौन सी नदी में है, तो ये सोन नदी में ही पड़ता है, सोन नदी में बना हुआ ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, सोन नदी में, शहडोल जिला में। द बाणसागर डैम अक्रॉस द सोन रिवर वॉज कंस्ट्रक्टेड नियर द देवलैंड या देवलोक कहा जाता है, देवनगरी देवभूमि इस नाम से जाना जाता है शहडोल के क्षेत्र को। तो देवलोक गांव है, और देवलोक ही बोलना चाहिए, देवलोक विलेज इन द शहडोल डिस्ट्रिक्ट। द प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड बाण सागर आफ्टर बाण भट्ट। तो बाण भट्ट का नाम आप नहीं सुने हो, तो एक संस्कृत के विद्वान थे बाण भट्ट करके, और उनके नाम पे जो है इस उसके प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। बाण सागर प्रोजेक्ट किसके नाम से है, तो बाण भट्ट के नाम से है। बाण भट्ट कौन कौन थे, तो बेसिकली जो है ये एक संस्कृत के स्कॉलर माने जाते हैं, सेवंथ सेंचुरी के। इन्होंने हर्षचरित नाम का एक रचना लिखा था, बाण भट्ट ने, हर्षचरित, राजा हर्ष के रूप में जो है, हर्ष के जीवन पर आधारित ये बहुत फेमस रचना है हर्षचरित। उनके नाम पे, बाण भट्ट के नाम पे बाण सागर जो है इसको रखा गया है। ठीक है, अब इसके बेनिफिशियरी स्टेट में, हालांकि बाण सागर प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरी स्टेट में न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश के अलावा जो है यूपी और बिहार भी इसके बेनिफिशियरी स्टेट माने जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार। ठीक है, चलो देवलैंड, हाँ यार देवलैंड बोलो या देवलोक बोलो, जनरली लोग देवलोक बोलते हैं शहडोल के आसपास के क्षेत्र को, देवलोक गांव का नाम है, समझो देवलोक ही नाम ही है उसका। और कई लोग देवलैंड भी बोलते हैं, तो बात वही है, देवलोक विलेज बोलो या देवलैंड बोलो। ठीक है, चलो और कुछ तो नहीं रहेगा इसके बारे में। हाँ बता दिया, कब से कब स्टार्ट हुआ था ये नहीं हुआ है ना, तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1979 को, और इसका ओपनिंग हुआ था 2006 को। तो ये दोनों चीजें याद रखना है आपको। इसका कंस्ट्रक्शन 1978 को स्टार्ट हुआ था, 1978 को, और ये शुरू हुआ है 2006 में जाकर के। तो एक लंबा टाइम लगा इसके कंस्ट्रक्शन से लेकर के इसके ओपनिंग को लेकर के। चलो, तो ये मेजर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के, जो भी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसी में से पूछता है, तो जितने पॉइंट्स मैंने बताए वो चीजें आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली जब भी प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि जैसे रिवर वैली के प्रोजेक्ट के अंतर्गत, नर्मदा के अंतर्गत, चंबल के अंतर्गत कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, ये सब पूछ सकता है। और उसमें से कोई भी एक नाम उठा के दे देगा और आपसे पूछेगा ये किस रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। दूसरा ये चीज पूछ सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस नदी के अंतर्गत आता है या किस नदी पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। तीसरा लोकेशन को लेकर के पूछेगा, कौन सा प्रोजेक्ट किस लोकेशन पे है। चौथा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपसे कौन सा प्रोजेक्ट कितने बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं उसके, या उन बेनिफिशियरी स्टेट के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्हीं चीजों पे मुख्य रूप से कंसंट्रेशन होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट किस नदी पे है, कौन से लोकेशन पे है, कौन से स्टेट में है ना, कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। ये तमाम चीजें पूछता है। कंस्ट्रक्शन कब हुआ, कब ओपनिंग हुआ, ये बहुत कम पूछता है, लेकिन हाँ एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि ये किस टाइम का प्रोजेक्ट है। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि
बहुत पहले उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और बहुत बाद में जाकर के उसका ओपनिंग हुआ। अगर हम इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो हमारा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है उसी को हम ले सकते हैं, है ना। 1961 से शुरू हुआ, 2017 में जाकर हुआ। और जैसे कि अभी महेश्वर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो करंट अफेयर्स का ही चीज है कि उसका कैंसिल कर दिया है एग्रीमेंट। तो इन तमाम चीजों को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आजकल प्रोजेक्ट्स वगैरह से बहुत कम क्वेश्चन पूछना शुरू किया है, इंडियन जीके में भी बहुत कम हो गया है। पहले बहुत पूछता था इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो है, लेकिन फिर भी आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। और मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। चलो नेक्स्ट टाइम से मतलब नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में मध्य प्रदेश के। मैं थोड़ा सा आप लोग को ओवरव्यू दे दूं कि इसके बाद जो क्लासेस होंगी उसमें जनरली जो है आपका एक एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है जो मुझे कराना है, और इसके अलावा जो है फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश का उसको होगा। ये सारे एक एक क्लास के ही क्लासेस हैं। मिनरल्स के बारे में हम जो है बात करेंगे, और इसी में एनर्जी के बारे में बात करेंगे, पावर एनर्जीज वगैरह जो है इसमें। इंडस्ट्रीज के बारे में हमने बात करना है, मध्य प्रदेश के कौन कौन सा उद्योग वगैरह है उसके बारे में। देन उसके बाद में एक जो बड़ा टॉपिक बचता है वो मध्य प्रदेश का हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, और हिस्ट्री के बाद में हम बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर। अब देखो ये सब जो है आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे लैंग्वेज वगैरह हो गया, यहाँ का लिटरेचर वगैरह हो गया, है ना। ये तमाम चीजें इसमें पढ़ना है। हम इसके अलावा टूरिज्म के बारे में यहाँ की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ का जो जर्नलिज्म है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, पत्रकारिता कैसे हुआ यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ के एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश के एजुकेशन एंड हेल्थ वगैरह के बारे में, है ना। और कुछ बचा है टूरिज्म। यही सब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मध्य प्रदेश जीके या किसी भी स्टेट जीके की बात करोगे तो इतने सारी चीजें जनरली आपसे पूछता है। और कुछ चीजें मैं जो है आपको लास्ट में जो है इस वीक के लास्ट में मतलब सैटरडे और संडे को मैं 2 करंट अफेयर्स की क्लासेस कराने वाला हूं, जिसमें अक्टूबर और सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं आप लोगों को कवर अप कराऊंगा। तो हम लोग अब हर हफ्ते से जो है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ यार, केनाल्स वगैरह का मैं आप लोग को एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि उसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। मैं एक लिस्ट आप लोग को दे दूंगा पीडीएफ में, जो कि अलग अलग यहाँ के जो जो केनाल्स हैं वो सारी चीजें मैं उसमें आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो वन लाइनर के फॉर्म में ही सीधा सीधा देख लेना उसको, केनाल कहाँ, कौन कौन सा केनाल है और कौन कौन सा केनाल कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर वाला सेक्शन, मध्य प्रदेश के कृषि और सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी है और यहाँ की कृषि की स्थिति क्या है, क्योंकि ये कृषि प्रधान राज्य है मध्य प्रदेश, और उसके बारे में जो है हम बात करेंगे, ठीक है। चलो।